कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से आपको सोशियोलॉजी के एग्जाम के रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करवाए जाते हैं। अभी हम लोग का जो अल्टरनेट डे करके सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग एक दिन यूपी पीजीटी के सिलेबस को उसको कंप्लीट कर रहे हैं और एक दिन राजस्थान और यूजीसी नेट के सिलेबस को, क्योंकि आपका जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वही राजस्थान सेट का सिलेबस है। और अभी जो हम लोग का क्लासेस चल रहे हैं, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने जाति व्यवस्था देखा और आज के क्लास में हम लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में देखेंगे। तो ये सब जो टॉपिक है ये तीनों ही एग्जाम में आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, जब आप यूपी पीजीटी का सिलेबस रखिएगा तो उसमें देखिएगा कि आपका जाति व्यवस्था के बाद आपको जजमानी व्यवस्था पढ़ना है और नातेदारी संगठन पढ़ना है। तो इन दोनों के क्लास में प्रीवियस में ही करवा चुकी हूँ। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी इसे देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इन दोनों क्लासेस का लिंक प्रोवाइड कर दे रही हूँ। आप लोग उसमें जरूर से जरूर देख लीजिएगा क्योंकि दोनों ही क्लास जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, आज का जो हमारा क्लास है इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को हम लोग देखेंगे। ऐसे तो आप लोग को पता होगा कि किन्हें अनुसूचित जाति और एवं किन्हें अनुसूचित जनजाति बोला जाता है। तो वैसी जो दलित या अछूत या जो अस्पृश्य यानी जो छुआछूत वाली जो जाति होती है उनको ही क्या कहा जाता है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा जाता है। अगर हम लोग साधारण भाषा में समझे तो वैसी जातियां जो कि छूने योग्य नहीं है उन्हें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति बोला जाता है। तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? साइमन कमीशन जी के द्वारा 1935 में प्रयोग इनका किया गया था। और इसमें विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपनी भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। तो उसमें से जो सबसे पहले जो मजुमदार जी आती है, डीएन मजुमदार जी, वे बताते हैं कि वैसी जातियां जो कि उच्च जातियों द्वारा उन निम्न जातियों को सामाजिक और राजनीतिक आधार पर उनको निचला स्थान दिया जाता है, उनको दबा दिया जाता है, तो वैसी जातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति बोला जाता है। कि मतलब जो उच्च जातियों के द्वारा सामाजिक आधार पर या राजनीतिक आधार पर बोला जाता है कि ये निचली जाति है। ठीक है। और एक और आपके महान समाजशास्त्री हैं, वे है डीएन शर्मा जी। वे बताती हैं कि अस्पृश्य जाति का मतलब क्या हुआ कि अगर अस्पृश्य जाति है वो उच्च जाति को अगर छू देता है तो वो अपवित्र हो जाते हैं। फिर उनको अपने आप को पवित्र करने के लिए कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कर्मकांडों को करना पड़ता है, तभी वे जाके पवित्र बनते हैं। तो ठीक है, इधर से हम लोग परिभाषाओं से समझ लिए। फिर क्या है कि जो जे.एच. हटन जी थे, उन्होंने 1931 में उन्होंने दलितों को क्या कहा, कौन से शब्द का प्रयोग किया है? तो बाहरी जाति का है। और महात्मा गांधी जी ने 1935 में हरिजन शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। तो जैसे आपको याद रखना होगा कि हरिजन किनके द्वारा बोला गया है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब बोला गया है? तो 1935 में। दलित ये जो वर्ड है वो जे.एच. हटन जी ने यूज किया था, तो उसके बदले हुए कौन सा शब्द यूज करते थे? तो बाहरी जाति यूज करते थे। अब हम लोग देखते हैं कि विभिन्न संविधान में अनुच्छेद कौन कौन से हैं। और इधर अगर बात की जाए अनुसूचित जनजाति की, तो अनुसूचित जनजाति का 51% भाग है पूरे भारत में। अगर सर्वाधिक संख्या पूछी जाए कि अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है, तो वो आपका मध्य प्रदेश में है। और सबसे कम की बात की जाए तो वो मिजोरम में है। और अगर लोकसभा में सीटों की संख्या की पूछी जाए तो 79 सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहाँ पे हम लोग अनुच्छेद देख लेते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद में इनको अधिकार प्राप्त हुआ, क्योंकि देखा गया है कि इनके समाज में क्या हो रहा था कि उतना स्थान उच्च नहीं हो पा रहा था, वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जिसके कारण क्या किया गया, संविधान में अनुच्छेद बनाया गया ताकि उनकी जो सामाजिक स्थिति है उसको और सुदृढ़ किया जा सके और अच्छा किया जा सके। तो अनुच्छेद जो 17 है ये बात करता है अस्पृश्यता का अंत का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है आपका। अनुच्छेद 19 जो है ये व्यावसायिक नियोगिता की समाप्ति की बात करता है।
अनुच्छेद 25 जो है वो किसी भी धार्मिक स्थान पर जाने की स्वतंत्रता प्राप्त करता है, क्योंकि जो अनुसूचित जाति होती है, अनुसूचित जनजाति होती है, उनके ऊपर प्रतिबंध रहता है कि वो जो सार्वजनिक स्थान है, जो धार्मिक स्थान है, वहाँ पे वे प्रवेश उनका नहीं होगा, उनका प्रवेश निषेध रहता है। तो ये भी क्या था, उनकी एक स्वतंत्रता की हानि थी, उनके मान सम्मान की हानि थी। तो इसके ठीक करने के लिए अनुच्छेद 25 बनाया गया, जिसमें उन लोगों को ये स्वतंत्रता दी गई कि वो किसी भी धार्मिक स्थान पर प्रवेश कर सकते हैं। अनुच्छेद जो 46 है ये बात करता है कि जो राज्य है वो अनुसूचित जाति जनजाति को अत्याचार से बचाएगा, सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक हित का संरक्षण करेगा, और पिछड़े वर्गों को जिस प्रकार से संरक्षण प्रदान किया जाता है, वैसे इनको भी संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 29 जो है ये राज्य को अधिकार देता है कि जो भी आंशिक रूप से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान हो या पूर्ण से जो सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान होते हैं, उन पे इन लोगों को प्रवेश दिया जाएगा, उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। किनकी बात की जा रही है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की। वहीं आपका जो अनुच्छेद 330 है ये बात करता है लोकसभा में आरक्षण की। कितने प्रतिशत? तो 41% आरक्षण की ये बात करता है। 334 जो है ये विधानसभा में आरक्षण की बात करता है। कितने परसेंटेज? तो 52%। अनुच्छेद 335 जो है ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात करता है, उनके लिए सीट रिजर्व रखा जाता है। वही अनुच्छेद 146 और 338 जो है ये अनुच्छेद जो अनुसूचित जातियां हैं उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार में एक पदाधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है, या फिर बोला जा सकता है सलाहकार को नियुक्त किया जाता है, और उनके लिए क्या होता है, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए एक अलग से आयोग बनाता है जो कि उनके हितों की रक्षा करता है, देखता है कि किस जगह पर उनके हितों की हानि पहुंच रही है। और देखिए यहाँ पे ये जो अनुच्छेद 341 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि वो किसी भी जाति को, भारत के अंतर्गत जो विभिन्न जातियां हैं उसमें से किसी भी जाति को अनुसूचित जाति के में रख सकता है। तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून, ऐसे ही किसी को नहीं रखा जा सकता है। कुछ अगर वो रेगुलेशन को वो फॉलो करता है तो फिर राष्ट्रपति जो है वो उस स्पेसिफिक जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके लिए देखिएगा कि समय समय पर विभिन्न राज्यों में एक आंदोलन होते रहता है विशेष जाति वर्ग को लेकर। वे क्या चाहते हैं, अपने आप को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि भारतीय संविधान में उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आरक्षण का प्रावधान है। उनका हर एग्जाम में बोलिए, हर नौकरी में बोलिए, जनरल की तुलना में उनको बहुत ही ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं। तो उनको लगता है कि उनका जाति भी अगर उस कैटेगरी में पहुंच जाए तो उनको नौकरी आसानी से मिल जाएगी, उनको शिक्षा भी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे जो अस्पृश्यता, जो छुआछूत, ये जो बात थी इसकी निवारण के लिए, क्योंकि छुआछूत होने से क्या है, कोई एक व्यक्ति को क्या कर रहा है, उसके मान सम्मान को हानि पहुंचा रहा है। जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जो जनजाति थे, उनके सम्मान मान की हानि हो रही थी। तो उनके सम्मान को संवर्धन करने के लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में बनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट आपका है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये जितने आर्टिकल है इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एक बार दो बार इसको रिवीजन जरूर कीजिएगा। फिर अनुच्छेद 275 जो है ये केंद्र और राज्य सरकार द्वारा क्या होता है कि विशेष सहायता प्राप्त की जाती है। इनको केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर विशेष सहायता प्राप्त करते हैं और इनके अधिकारों के संवर्धन के लिए कार्य करते हैं। अनुच्छेद 325 जो है ये मताधिकार का बात करता है, विशेष मताधिकार की बात की जाती है। और वही जो अनुच्छेद आपका 325 मताधिकार की बात करता है,
राज्यपाल जो है वो राज्यपाल को भी जिस प्रकार से राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्राप्त होता है, उसी प्रकार से राज्य के अंतर्गत राज्यपाल को भी विशेष अधिकार प्राप्त होता है कि वो एसटी के संबंध में कोई भी कार्य कर सकते हैं। 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एक्ट लाया गया था, जिसके अंतर्गत जो सागरी प्रथा था ये समाप्त हुई थी। और अनुच्छेद 348 के तहत अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक अलग से आयोग की गठन किया गया था, उनका एक संवर्धन करने के लिए, उनके अधिकारों को संवर्धन करने के लिए एक आयोग की गठन की गई थी। देखिए पूरे देश में जहाँ पर बात की जाए तो कुल जनसंख्या के क्या था, 51% जो था वो अनुसूचित जनजाति के भाग के अंतर्गत आता था। वे लोग क्या करते थे कि उनका जो निवास स्थान है उसमें बाहरी लोगों के द्वारा शोषण किया जाने लगा। उनका जो वनों पर अधिकार था, क्योंकि अधिकतर जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके अगर आप निवास स्थान को देखिएगा तो वे वनों में ही रहते थे, तो उनका अधिकार खोने लगा। बहुत सारे जो ईसाई मिशनरी थे उनके प्रभाव में आने के कारण उन्होंने अपने शिक्षा का प्रभाव उनके ऊपर दिया जाने लगा, जिसके कारण भी उनको लगता था कि उनकी अपनी जो मूल संस्कृति है वो कहीं ना कहीं दूर हो रही है, कहीं ना कहीं वो इससे भटक रहे हैं। तो इसी के अधिकारों के संरक्षण के लिए ये विभिन्न अनुच्छेद बनाए गए थे, और ताकि वे अपना जो कठिनाई का सामना कर रहे हैं उससे वे क्या सके निवारण हो सके। उनकी जो भाषा संबंधी समस्याएं थी उनके साथ वे अनुकूलन कर सके, तो इसके लिए विभिन्न समय में विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से उनके अधिकारों का संरक्षण किया गया। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास में इससे अनुसूचित जाति और जनजाति से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोग अच्छे प्रकार से इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पिछड़ी आयोग के संदर्भ, जो पिछड़ी जातियां होती हैं उनके संदर्भ में देखेंगे, और उनके संवर्धन के लिए कौन कौन से आयोगों की गठन किया गया था इसको भी देखेंगे। तो इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।